स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। हम लोग लगातार क्लास 10 का पद्य खंड पढ़ रहे हैं, यानी कविता का खंड पढ़ रहे हैं। बिहार बोर्ड की एक पुस्तक है गोधुली भाग 2, उसका ये 10वां अध्याय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है अक्षर ज्ञान। सबसे अच्छी बात ये है कि इस अध्याय की जो कवयित्री हैं वो हमारे अपने बिहार से ही हैं। मुजफ्फरपुर में इनका जन्म स्थान है और इस समय शायद वह रिटायर होकर, लेकिन रिटायर होने से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में प्राध्यापिका के रूप में कार्य कर चुकी हैं। अक्षर ज्ञान इस कविता का शीर्षक है और इसकी रचनाकार अनामिका जी हैं। अनामिका जी का जन्म, जिस तरह से हम लोग हर कविता में पढ़ते हैं, अनामिका जी का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी को मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। इनके पिताजी श्याम नंदन किशोर। पिताजी का इनके जीवन में विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इनके पिताजी हिंदी के गीतकार थे और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी थे। यानी इनके पिताजी भी एक पढ़े लिखे इंसान थे, जिनकी वजह से इनके घर में जो पुत्री का जन्म हुआ 1961 ईस्वी में, उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी इन्होंने अच्छा खासा ध्यान दिया और अपने पिताजी के नाम को उज्जवल करते हुए अनामिका जी आगे बढ़ी। 17 अगस्त 1961 ईस्वी को मुजफ्फरपुर बिहार में जन्मी अनामिका जी ने कविता और गद्य लेखन में एक साथ सक्रियता हासिल की। यानी इन्होंने केवल अपना कार्य क्षेत्र कविता को नहीं बनाया, इन्होंने गद्य लेखन में भी विशेष ध्यान दिया। और अनामिका जी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती हैं। यानी इनको हिंदी पर जितना महारत हासिल है उतना ही निष्णात ये इंग्लिश में भी हैं। क्यों इंग्लिश में निष्णात है? क्योंकि इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही DU यानी दिल्ली विश्वविद्यालय से इंग्लिश में ही MA किया है। इंग्लिश में MA किया है, ठीक है। और यहीं से इन्होंने PhD भी किया है, यानी डॉक्टरेट की भी उपाधि इन्होंने ली है। अपनी रचनाओं में इनकी रचनाओं में काव्य संकलन है गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप, जिसमें बीजाक्षर बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में कि बीजाक्षर की रचनाकार कौन है, तो अनामिका जी हैं। आलोचना में पोस्ट एलियट पोएट्री, ये कोई हिंदी नाम नहीं है, ये इंग्लिश नाम है, ये है पोस्ट एलियट पोएट्री। एक बहुत बड़े अंग्रेजी में पोएट हुए जिनका नाम था T.S. एलियट, थॉमस स्टर्न्स एलियट पूरा नाम था। इनके बारे में हम लोग क्लास 12 में जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो वहाँ हम लोगों को इनकी लिखी हुई एक कविता मैकैविटी द मिस्ट्री कैट पढ़नी है। तो T.S. एलियट के कालखंड के बाद क्या कविताएं लिखी गईं, उन कविताओं का क्या स्वरूप था, इस आधार पर इन्होंने अपनी एक आलोचना लिखी, पोस्ट एलियट पोएट्री। स्त्रीत्व का मानचित्र भी इनकी एक आलोचना है। कहती हैं औरतें नाम से इन्होंने संपादन किया है पत्रिका का। अनामिका जी को राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्यकार सम्मान प्राप्त है। और अभी हाल फिलहाल 3 साल पहले 2021 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और किस रचना के लिए मिला है? तो इनको मिला है एक टोकरी दिगंत। एक टोकरी दिगंत के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2021 ईस्वी में। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से कवि परिचय सुन लीजिए। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता की लेखिका या कवयित्री अनामिका जी हैं। इनका जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी को मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ है। इनके पिताजी श्याम नंदन किशोर हैं।
इन्होंने कविता और गद्य दोनों क्षेत्रों में लेखन का कार्य किया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इनको महारत हासिल है, क्योंकि इन्होंने अपना एमए इंग्लिश विषय से किया है, पीएचडी भी इन्होंने किया है। इनका काव्य संकलन है गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप, जिसमें बीजाक्षर आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार ये आ चुका है। पोस्ट एलियट पोइट्री, स्त्रीत्व का मानचित्र आदि इनकी आलोचनाएं हैं। कहती हैं औरतें इनका संपादन है। पुरस्कार में इनको कई सारी पुरस्कार मिले, सबसे महत्वपूर्ण साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। अब इसमें एक क्वेश्चन जो हम आपके लिए छोड़कर जाते हैं, जो हम आपको नहीं बताए हैं, आप चाहिए तो वीडियो को 1 सेकेंड पॉज करके देख सकते हैं कि हमको यह बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये जो अक्षर ज्ञान है, इनकी जो रचना अक्षर ज्ञान है, यह इनके किस काव्य संकलन से लिया गया है। आप जल्दी जल्दी किताब खोलिए, देखिए किस काव्य संकलन से लिया गया है। अगर आप अच्छा कमेंट कर देते हैं, सही कमेंट कर देते, तो आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अन्यथा हम आपको कमेंट करके जवाब दे ही देंगे इस समय कि क्या इस अक्षर ज्ञान का जो शीर्षक कविता है वह कहाँ से संकलित है। आइए सर, एक छोटा बच्चा है, इस छोटे बच्चे का एक बहुत सुंदर तरीका चल रहा है। क, ख, ग, घ और अंग। हम जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो अपना प्रथम अक्षर, यानी प्रथम जो हम अक्षर लिखते हैं वो यही लिखते हैं, क, ख, ग, घ और अंग। और आज जब हम 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ये अक्षर लिखना बड़ा आसान हो गया है। लेकिन याद कीजिए, जब आप बच्चे थे तो क्या इतनी ही आसानी से क, ख, ग, घ, अंग लिख लेते थे? आंसर आएगा नहीं, इतनी आसानी से नहीं लिख सकते थे। लिखने में क्या परेशानी होती थी एक बच्चे को? क, ख, ग, घ, अंग लिखने में क्या परेशानी होती थी? एक बच्चे की मनोदशा क्या होती है? इसी 5 अक्षर को लिखने में एक बच्चे की क्या मनोदशा होती है, यही अनामिका जी ने हमको बताया है। अनामिका जी ने हमको बताया कि सर आइए देखिए क्या होता है। बच्चा सोचता है चौखटे में नहीं अटता बेटे का क। अपने बेटे के बारे में लिखते हुए ये बता रही हैं, चौखटे में नहीं अटता बेटे का क। अगर आपको याद होगा तो बचपन में हम लोगों को सिखाने के लिए हमारे टीचर या हमारी माँ इस तरह से एक बॉक्स बना देती थी और इस बॉक्स के अंदर लिखने के लिए बोलती थी क लिखो। हम लोगों को जो एक पूरे स्लेट पर लिखने की आदत थी कि किसी बड़े ने ऐसे क लिख दिया, गोल गोल अंडा, बाबा जी का डंडा, बिलैया का पूछड़ी, हो गया क। तो हम लोग भी यही काम करते रहते थे, गोल गोल अंडा, बाबा जी का डंडा, बिलैया का पूछड़ी, हो गया क, करते रहते थे। और इसी स्लेट पर हम अपना चौक या जो भी पेंसिल होता था उसे चलाते रहते थे और इसे मोटा करते रहते थे, चलाते रहते थे, मोटा करते रहते थे, चलाते रहते थे। लगता भी था कि क्या कर रहे हैं। लेकिन जब माँ हम लोगों को यहाँ से उठाकर, ये हमारा लेवल बढ़ता है कि हम अब स्लेट पर हाथ घुमाने से ज़्यादा अब हमको दे दिया गया एक छोटा सा बॉक्स और बोला गया इस बॉक्स में लिखने के लिए। तब हम जब लिखते थे तो कभी क ऐसे हो जाता था, कभी अगर माँ इस तरह से बॉक्स बना देती थी तो क ऐसे चला जाता था। यानी ये चीज, ये बॉक्स में लिखना बड़ा मुश्किल है। आपको अभी एहसास नहीं है, किसी छोटे बच्चे को पकड़कर इस बात का एहसास कर लीजिएगा कि क लिखना कितना मुश्किल होता है उस बच्चे के लिए। तो यही चीज ये लिखती हैं, चौखटे में नहीं अटता बेटे का क, कबूतर ही है ना फुदक जाता है जरा सा। ऐसा लगता है मानो क से कबूतर, कबूतर है ना, चौखट में रखते हैं, होता है निकल जाता है थोड़ा सा बाहर, कबूतर स्थिर तो रह नहीं सकता है। तो ये बेटे की मनोदशा बता रही है, एक बच्चे की मनोदशा, मन में चलने वाली दशा।
कि आखिर क्या है, क्या परेशानी है। बेटा सोचता होगा कि क से कबूतर है, इसीलिए ये अटता है नहीं, चौखटे में नहीं अटता बेटे का क, कबूतर ही है ना, खुदक जाता है जरा सा। इसीलिए यहां पर ऑब्जेक्टिव होता है कि चौखटे में क्या नहीं अटता, आंसर क। क का लक्षण किसके तरह है, आंसर कबूतर की तरह, खुदक जाता है। पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, खरगोश की खालिश बेचैनी में। पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, ख लिखने भी दी मां, सीधा सीधा लिखना था। लेकिन आज भी अगर आप अपनी बचपन की कॉपी देखिएगा तो ख लिखने में आप रब लिख देते हैं कि ख लिखते हैं, ये आपको समझ में नहीं आएगा। आपको खुद में लगेगा कि कितना छोटा सा बात है, हर एक बच्चा इस तरह की गलती करता है। ये कवयित्री ही है जिन्होंने इस गलती को, इस पंक्ति से उतरने वाली गलती को इन्होंने इस तरह से देखा, पंक्ति से उतर जाता उसका ख, खरगोश की खालिश बेचैनी में। ऐसे ख से तुलना किया गया खरगोश का। खरगोश को जिस तरह से शांत एक जगह पर नहीं रखा जा सकता, उसी तरह से मेरे बेटे का भी ख पंक्ति में सीधा सीधा नहीं लिखाता है, कभी टेढ़ा हो जाता है, कभी सीधा हो जाता है, कभी बाहर चला जाता है, कभी अंदर चला आता है। गमले से टूटता उसका ग, घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घ। यानी ग इस तरह से हम लोग लिखते हैं। बच्चे को ग लिखने के लिए दो तो कभी लुल्की छोड़ देगा, और ग का ऐसे ग पुछड़ी छोटा कर देगा, बड़ा कर देगा, से लाइन खींच देगा। आप कभी देखिए बच्चे का ग इस तरह से कभी ग होता है, कभी ग में से लुल्की सटा देगा, फिर बोलेगा नहीं नहीं गलती हो गया, फिर इसको अलग से करेगा। तो इस गलती का चित्रण है, इस गलती का चित्रण है। बहुत आसान कविता है, लेकिन यहां पर आप ये देख रहे हैं कि जीवन में होने वाली एक नॉर्मल घटना है। हर एक घर में, जिस घर में भी पढ़ाई होती है, वहां बच्चे को ये सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर वो नहीं करेंगे सामना तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन उस परेशानी पर इन्होंने कविता लिख दी। यही होता है कवि, यही कवि होता है कि कोई आदमी किसी व्यक्ति को बोल रहा है कि हम सीधा हैं, तब ना आप हमको लूट लेते हैं, तब ना आप हमको छल कर लेते, मेरे बारे में आपको सब कुछ पता है, हम सीधा हैं तब ना। इतना बात नहीं बोलकर अगर वह यह बोल देता कि गर छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, ये पंक्ति बोलने से खूबसूरती आती है। आपके कथन में, आपकी भावना में सुंदरता आती है। आप अगर इस सुंदरता को लाना चाहते हैं तो आपको छोटे से छोटी घटना का सूक्ष्म अध्ययन करना पड़ेगा और भाषा का विकास करना पड़ेगा। तब आप अनामिका जी जैसे सोच सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बिहार से निकली हुई महिला ये छोटी सी बात समझ रही है कि बच्चे का जो ग लिखने का तरीका है, ऐसा लगता है मानो उसका गमला सा उसका टूट रहा है ग, और घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ। तो यहां हम लोगों को ऑब्जेक्टिव 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 में क्या क्या मिल गया? हमको मिल गया कि सर क की तुलना कवि ने कबूतर से की है, ख की तुलना खरगोश से की है, ग की तुलना गमले से की है, और घ की तुलना घड़े से की है। इतनी तुलना की है। चौखटे में क्या नहीं अटता? आंसर क। खरगोश की खालिश बेचैनी लिए हुए क्या है? आंसर ख। गमले से कौन सा वर्ण टूट रहा है? आंसर ग। और लुढ़कता कौन है? घ। कैसे लुढ़कता है घ? तो आंसर घड़े सा लुढ़कता है घ। इतना ऑब्जेक्टिव आ गया, और हम आपको बोल के दिए, लिखित भी दे देंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और देखते हैं क ख ग घ में तो बच्चा को इतना परेशानी हुआ, अंगों में क्या आता है? अंगों पर आकर थमक जाता है, अंगों पर आकर थमक जाता है। थमक यानी कि
रुक जाता है। काहे रुकता है? उससे नहीं सधता है अंगों। अंगों लिखना उससे नहीं सधता है। अंगों कैसे लिखा जाता है? मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इस परेशानी को बहुत अच्छे से झेल रहे हैं कि बच्चे को हिंदी लिखाने में, अंगों लिखाने में कितनी परेशानी होती है। अंगों के डॉ को वह समझता है मां। इस डॉ को बच्चा समझता है मां है ही मां, और इस बिंदे को समझता है मां की गोद में बैठा हुआ बेटा, और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। ये बोलता है कुछ है थोड़े, ये तो मां है और ये उसके गोदी में बैठा बेटा है। इसको कैसे लिखेंगे? इसीलिए बेचारा से मां बेटा दोनों नहीं सधता है। सधता का मतलब नहीं लिख सकता है। मां बेटे सधते नहीं उससे। दोनों बेचारे सोचता है अंगों क्या लिखें, मां को लिखें कि बेटा को लिखें कि दोनों को लिखें। इसलिए लिखती है मां बेटे सधते नहीं उससे, और उन्हें नहीं लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। और जब बेचारा नहीं लिख सकता है तो रोने लगता है। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। ढेरी वीडियो आता है जिसमें बच्चा रो रहा होता है पढ़ाई में। सब लोग रोते हैं, हम भी रोए थे, आप भी रोए थे। अंग्रेजी हिंदी भाषा के प्रथम अक्षर को सीखने में बड़ी मुश्किल होती है। पहली विफलता पर छलके ये आंसू, ये जो रोना है ना, रोना जो है, आज जिस बच्चे को ऑफलाइन क्लास में थोड़ा बहुत दुखहरण दास का प्रसाद मिला, सबसे पहले तो उनके लिए सॉरी कि हम कभी किसी बच्चे को मारना नहीं चाहते, लेकिन जब मेरी मूर्ति खराब हो रही होती है ना, तो उसे ठीक करने के लिए 1-2 हथौड़ी जरूरी होता है, नहीं तो मूर्ति की खूबसूरती बिगड़ जाएगी। तो उसके लिए सॉरी कि आज हम जो भी आपसे क्वेश्चन पूछने में 1-2 बच्चे जो भी थे उनको लगा, अगर आपके आंख से उस समय आंसू निकला और वो आंसू आप अपने अंदर महसूस कर सके, तो आप जरूर अब तक में प्रकाश का परावर्तन याद कर चुके होंगे। और नहीं महसूस कर सके तो फिर तो आप भी थेथर कहलाइएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो बच्चा अपनी पहली विफलता पर आंसू छलकाता है, ये आंसू गिरना बहुत जरूरी है। ये आंसू बताता है कि हमको परवाह है, कि हमसे गलती हुई है और हमसे ये आगे गलती नहीं हो, आंसू पोंछते हुए वह यह कसम खाता है। तो वही यहां भी अनामिका जी कहती हैं कि पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा की। यह जो सृष्टि है, पृथ्वी है, विकास जिसमें कर रहे हैं हम लोग, कोई भी व्यक्ति विकास को तब हासिल करता है जब वह अपने इस प्रथमाक्षर पर काबू करता है। जिसको क ख ग घ लिखने नहीं आएगा, अ आ हर्ष ई दीर्घ ई लिखने नहीं आएगा, ABCD नहीं आएगा, वह कभी भी अपने आप को ऊंचाई पर नहीं पहुंचा सकेगा। यही है प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के। ये आंसू का निकलना बच्चे के मन में ये भावना जगाता है कि फिर अब ये आंसू नहीं निकले। ठीक है, समझे? फिर से एक बार देखते हैं क्या क्या देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सर हमारा जो अक्षर ज्ञान है, इस अक्षर ज्ञान की रचयिता अनामिका जी हैं। अनामिका जी का जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ है। मुजफ्फरपुर बिहार। इन्होंने इंग्लिश में MA किया है और PhD भी की है। कहाँ से? इन्होंने इंग्लिश में MA और PhD
दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने इंग्लिश और हिंदी में इंग्लिश में एमए किया। और वहीं एक कॉलेज है सत्यवती कॉलेज। सत्यवती कॉलेज में ये प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत रही। अब 62 वर्ष की उम्र हो चुकी है इनकी, 62-63 वर्ष की। ये रिटायर्ड हो चुकी होंगी एज पर संविधान, एज पर गवर्नमेंट लॉ। लेकिन इनको 2021 ईस्वी में अपने रिटायरमेंट से कुछ साल पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जो हिंदी साहित्य में बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसके अलावा इनकी जन्म जब भी हुई वो आपने देखा ही कभी परिचय में। पिछले 7, 8, 9 चैप्टर का जो भी बच्चों के पास क्वेश्चन आंसर नहीं है या वीडियो नहीं है, वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। जब हम 7 से 12 तक यानी पूरा 7 से 12 ये जो 6 चैप्टर पढ़ा लेंगे, तब 6 चैप्टर का, अभी तो हम आपको ऐप पर सब्जेक्टिव नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव फिर इसी स्थान पर होगा यूट्यूब पर, और उस समय और अच्छा लगेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।